अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आजकल दो अहम अदालती फैसलों ने मुल्क में सियासी थरथल्ली मचा दी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक खसूसी अदालत ने साबिक फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ को गद्दारी के मुकदमे में सजाए मौत सुनाई है। 48 घंटों में इस मुकदमे का तफसीली फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। इस फैसले पर ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसके मुताबिक फौज की तरफ से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सदर पाकिस्तान रहे हैं। परवेज मुशर्रफ ने 40 साल से ज्यादा पाकिस्तान की खिदमत की है और मुल्क के दिफा के लिए जंगें लड़ी हैं। वो किसी सूरत भी गद्दार नहीं हो सकते, ये कहना है इस प्रेस रिलीज का। उन्होंने ये भी कहा कि केस में आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। नाज़रीन, खुसूसी अदालत की जो तश्कील के लिए जो कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को अपने दफा का ये भी उन्होंने कहा है कि उनको बुनियादी हक भी नहीं दिया गया। इस प्रेस रिलीज में ये भी शामिल है। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान इस बात की उम्मीद करती है कि आईन पाकिस्तान के तहत इंसाफ जो है वो फराहम किया जाएगा और खुसूसी अदालत 20 नवंबर को 2013 में नाज़रीन तश्कील दी गई थी। 31 मार्च 2014 को अदालत ने परवेज मुशर्रफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 19 जून 2016 को अदालत ने परवेज मुशर्रफ को मफरूर करार दे दिया। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है कि आज खुसूसी अदालत में क्या कहा गया। आइए आपको वो दिखाते हैं। इमरजेंसी डिक्लेयर की है। मैंने एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशू किया। 3 नवंबर 2007 को उस वक्त के फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ, जो सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ भी थे, ने मुल्क में इमरजेंसी का नफाज कर दिया और आईन पाकिस्तान को मुअत्तल कर दिया। आज साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे की समाअत करने वाली खसूसी अदालत ने एक अक्सरियती फैसले में उन्हें सजाए मौत सुना दी है। ये पहला मौका था कि जब पाकिस्तान में किसी फौजी हुक्मरान को आइन शिकनी पर सजाए मौत की सजा सुनाई गई। परवेज मुशर्रफ पर दिसंबर 2013 में गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया। 31 मार्च 2014 को फर्द जुर्म आयद की गई। साबिक फौजी आमिर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चल रहा था और इसी दौरान 2016 में परवेज मुशर्रफ इलाज के लिए बैरून मुल्क चले गए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की सरबराही में और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नजर अकबर और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल अदालत ने कहा था कि वो 28 नवंबर को फैसले का ऐलान करेगी। पर हतमी फैसले का ऐलान होने से चंद दिन कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की कि खसूसी अदालत को फैसला सुनाने से रोका जाए। इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खसूसी अदालत को 19 नवंबर को गद्दारी केस में महफूज अपना फैसला जारी करने से रोक दिया। पर आखिरकार इस फैसले का ऐलान आज हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के मुतालिक फैसला देने से रोक दिया था। लेकिन खसूसी अदालत के तीनों जजेस का मौक़िफ़ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के पाबंद नहीं। आज खसूसी अदालत में कार्रवाई के दौरान वकील इस्तगासा ने अदालत से दरख्वास्त की कि मुशर्रफ के सहूलतकारों और साथियों को भी इस केस में फरीक बनाया जाए। वकील इस्तगासा ने साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़, साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर और साबिक वज़ीर कानून जाहिद हामिद को शरीक मुल्ज़िम बनाने की इस्तदा की थी। खसूसी अदालत के जज जस्टिस शाहिद करीम का कहना था कि आप नई शिकायत क्यों नहीं दायर करते इन लोगों के खिलाफ जिन पर मददगार होने का इल्ज़ाम है। नई दरख्वास्त के जरिए केस में तख़ीर करना चाहते हैं। 3.5 साल बाद ऐसी दरख्वास्त के आने का मतलब है कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। जस्टिस करीम ने पूछा कि सेक्रेटरी दाखिला कबीना की मंजूरी के बगैर किस तरह चार्जशीट में तरमीम कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत और कबीना की मंजूरी कहाँ है। आज से 2 हफ्ते पहले एक अहम हुकूमती वजीर ने परवेज मुशर्रफ को अपना मोहसिन कहा, लेकिन आज अपोजिशन की तरफ से इस फैसले का खैर मकदम किया गया। बिलावल भुट्टो ने अपने ट्वीट पे कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, जबकि एहसन इकबाल का कहना था कि खसूसी अदालत के फैसले के बाद मुल्क में आइन तोड़ने की रवायत ख़त्म हो गई है। इससे इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में आइन तोड़ने की रवायत ख़त्म होगी। ये वो फैसला है कि जो आज से अगर 50 साल पहले दे दिया जाता तो पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ की लानत और मार्शल लॉ की नहुसत मुसल्लत ना होती और कभी मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा ना होता। इस फैसले के मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे और क्या मुल्क वाकई मार्शल लॉ की नहुसत से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर पाएगा? क्या अब हम पायदार जमहूरी निज़ाम की उम्मीद तो कर सकते हैं? नाज़रीन, इस अहम फैसले के अलावा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़
सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर भी हम बात करने के लिए जो है हमने जो माहिर हैं, कानून हैं और आप समझ लें कि लॉ एक्सपर्ट्स हैं और इस मुल्क के जिसे कहें मायानाज कानूनदान हैं, उनको हमने दावत दी है। आबिद हसन मंटो साहब से शुरू करते हैं जो माहिर कानून हैं, आईनी माहिर हैं और आप समझ लें पाकिस्तान के टॉप के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। इरफान कादिर साहब हमें ज्वाइन करें जो साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब इधर इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वाइस चेयरपर्सन पाकिस्तान बार काउंसिल रह चुके हैं। अली जफ़र साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रह चुके हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ भी हैं। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो आबिद हसन मंटो साहब से मैंने कुछ ही देर पहले एक इंटरव्यू किया है और उधर मैंने उनसे पूछा कि ये जो ISPR की तरफ से रिएक्शन आया है इस जो मुशर्रफ साहब का मुकदमा है उसके ऊपर वो क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। क्योंकि हमारी तारीख में इसके उलट बातें तो कई हुई हैं कि यानी मिलिट्री गवर्नमेंट पाकिस्तान में लगी, मार्शल लॉ लगा, सिविल गवर्नमेंट्स को हटाया गया, बेशुमार लोगों को सजाएं दी गई नई मार्शल लॉ गवर्नमेंट की तरफ से और उसको एक तरह का रूटीन ही बना लिया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मार्शल लॉ यहाँ पे एक नॉर्मल बात हो गई। ये जो एक उलट बात हुई है कि उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट को बरतरफ किया और मिलिट्री कंट्रोल यहाँ पे लगाया और एक तरह का मार्शल लॉ इम्पोज किया बगैर कहने के कि हम मार्शल लॉ लगा रहे हैं, जिनमें परवेज़ मुशर्रफ भी शामिल थे, तो उनको सज़ा मिलनी और उनके ऊपर हाई ट्रीजन का मुकदमा चला के उनको डेथ सेंटेंस देनी या कोई जो भी सज़ा है उसको देनी, ये एक अजूबा है। ये पाकिस्तान में ऐसा तो हुआ नहीं कि फ़ौजी हुक्मरान और फ़ौज के सरबराह जो रिटायर हों या हाजिर हों उनके साथ इस किस्म का सलूक हमारे मुल्क में किया जाए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो अव्वल रोज़ से मशहूर है इस बात का कि यहाँ पे फौज और इस पर किसी को अगर गुस्सा आता है कि क्यों हमारे फौजी कमांडर को, साबिक सदर को इन्होंने डेथ सेंटेंस दे दी है, तो वो शायद इतनी अजीब सी बात ना होगी क्योंकि ये यहाँ पे हुआ नहीं कभी। मैंने जनाब आबिद हसन मंटो साहब से ये भी पूछा कि ये जो फैसला है मुशर्रफ साहब को इस तरीके से डेथ पेनल्टी देने का, इसका क्या असरात होंगे पाकिस्तान के आईन के अंदर, पाकिस्तान की जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री रही है। तो उन्होंने जवाब कुछ यूँ दिया। ये एक तरीके से तो पॉजिटिव बात है कि ये लोग जो हैं और ये जो ओहदे हैं और ये जो एक फ़ौज की एक इंस्टीट्यूशन है, ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अबव द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और इनके मामलात भी कॉन्स्टिट्यूशन ही तय करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्लियामेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी बातें जो हैं अब सिविलियन तरफ आ रही हैं, सिविलियन तरफ आने का एक पॉजिटिव अमल है, लेकिन ये कितनी देर तक इसको इस तरीके से चलाया जा सकता है ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल फोर्सेस के ऊपर जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं। अगर पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर दम है और ताकत है और वो जमहूरियत को बरसरे अमल देखना चाहती हैं और उसके ज़रिए से पॉलिटिक्स करना चाहती हैं बजाय इसके कि वो हॉबनॉब करें दूसरी इंस्टीट्यूशन के साथ बशमूल फ़ौज के, तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो ये तो एक पॉलिटिकल इशू भी है, खुद पॉलिटिकल आदमियों के लिए भी है और सिविल सोसाइटी के लिए है कि वो अपने आप को किस तरीके से प्रमोट करते हैं, ताकतवर बनाते हैं। अली जफर साहब, ये जो फैसला आया है ये तफसीली फैसला अभी नहीं है, वो ऑल 48 आवर्स के अंदर आना है। आप समझते हैं कि इस तरह का रद्द अमल आना, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, शायद इसका वक्त नहीं था, वेट करना चाहिए था, तफसीली फैसला तो आता। जी अली जफर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी अब आ रही जी सॉरी आपका सवाल मुझे पता नहीं समझ ये जो तफसीली फैसला आया, तफसीली फैसला नहीं आया, अभी आना है 48 आवर्स में, तो इतना जो रद्द अमल आया है फौज की तरफ से, ये मुनासिब था? वेट नहीं करना चाहिए था कि तफसीली फैसला आ जाता? जी देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरी नज़र में ये शॉर्ट फैसला आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि स्पेशल जज हैं, स्पेशल कोर्ट है। स्पेशल कोर्ट के पास मेरी नज़र में पहली बात तो ये इख्तियार ही नहीं कि वो शॉर्ट फैसला लिखें और शॉर्ट फैसले से सज़ाए मौत अनाउंस करें। उसकी वजह से काफ़ी सारे सवालात उठ गए हैं। और नंबर 2, अगर उनके पास ये ताकत थी भी नहीं तो अगर उन्होंने 48 आवर्स में तफसीली फ़ैसला देना ही था तो फिर 48 आवर्स का इंतज़ार कर लेते और 48 आवर्स के बाद एक तफसीली फ़ैसला आ जाता, तो शायद बहुत सारे जो सवालात उठ रहे हैं और जो लोग तबसरे कर रहे हैं उनके पहले ही जवाब उसमें होते। तो ये तो मेरा रिएक्शन है शॉर्ट ऑर्डर पे। अब जहां तक रिएक्शन है आर्म्ड फोर्सेस का, वो अंडरस्टैंडेबल है। अंडरस्टैंडेबल इसलिए है कि जो जजमेंट में शॉर्ट ऑर्डर के लिहाज से तफसीली फैसला तो नहीं आया, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर के लिहाज से जो सवालात उठ रहे हैं और जो क्वेश्चंस हैं उससे लगता ये है कि जिस तरह ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ। अच्छा, एक दो ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूं जो मुझे कम से कम नज़र आ रहे हैं इस फैसले में। आप देखें कि मुशर्रफ साहब ने आइन को सस्पेंड किया 2007 में और ये बहुत गलत एक्शन था, गैर आइनी एक्शन था। लेकिन देखना यह है कि क्या वो हाई ट्रीजन भी थी, क्या वो हाई ट्रीजन का कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी जुर्म था जिसकी सजाए मौत हो सकती है कि नहीं। और ये जिस तरह खोसा साहब ने भी कहा कि लॉ हर एक के लिए बराबर है, चाहे उसने जितना भी गलत काम किया हो। तो ये मुझे ये फैसला देखना है कि क्या ये वाकई ही हाई ट्रीजन का ऑफेंस बनता है। मेरी नज़र में ये नहीं बनता मसलन, और उसकी वजह ये है कि आप देखें आपके आइन में एक आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 12 ये कहता है कि आप माजी में जाके किसी को सजा नहीं दे सकते। यानी कि अगर आज मैं कोई काम करता हूं जो कि गलत काम हो लेकिन जुर्म नहीं, कल को जाके कानून साजी होती है और वो जुर्म बन जाता है और उसकी सजा भी हो जाती है, तो मुझे माजी में जाके आप सजा नहीं दे सकते, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं हो सकती। 2007 में जब ये सस्पेंड की आइन मुशर्रफ साहब ने, तो उस वक्त आर्टिकल 6 में सस्पेंशन, आइन को सस्पेंड करना हाई ट्रीजन का ऑफेंस नहीं था। 18वीं तरमीम में यानी 2010 में पार्लियामेंट ने यह फैसला किया कि अब हम सस्पेंशन को भी हाई ट्रीजन का जुर्म डालेंगे और उसकी भी सजाए मौत होगी। तो उन्होंने एक अमेंडमेंट की और उस अमेंडमेंट के जरिए सस्पेंशन कॉन्स्टिट्यूशन को कोई करेगा। अच्छा, ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। मैं आपकी जानिब फिर से आऊंगी, मगर मैं कामरान मुर्तजा साहब आपकी इस वक्त राय लूंगी। ये इन्होंने जो बात की है कि जी रिट्रोस्पेक्ट में जाके यानी माजी में जाके आर्टिकल 12 जो है आपको इजाजत नहीं देता कि किसी को भी सजा दे, और ये जो आया था हाई ट्रीजन, ये सस्पेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके तहत हाई ट्रीजन मिला था, ये 2010 में मिला था। जी मैं ख्याल आर्टिकल 12 है या 13 है, मुझे अगर पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आर्टिकल 13 है। रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं हो सकती, सेक्शन 403 भी है, मगर ये रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं हो सकती, मगर सिर्फ ये सस्पेंशन नहीं है। अगर आप उसकी डेफिनेशन में, इससे पहले वाली उसमें भी डेफिनेशन में चले जाएं तो शायद ये ऑफेंस जो है वो अट्रैक्ट करता है जो कि उस वक्त वाक़या हुआ था। अट्रैक्शन की वजह उसमें ये आप देखिए कि जितनी भी इससे पहले जितने भी जब भी कू हुआ है, जब भी आर्मी आई है, मिलिट्री आई है, उसके बाद वो असम्बली से जो है ना वो आर्टिकल 270 के नीचे अपने आप को वो इंडेमनिटी लेते रहे हैं। सिर्फ ये एक्ट है जिसकी इंडेमनिटी नहीं मिली है। गो कि मेरी याददाश्त के मुताबिक उस वक्त किसी एक हाउस ने एक ऐसे रेजोल्यूशन के तहत जो है इसको अप्रूव करने की कोशिश की थी, मगर उसमें कहीं पे इंडेमनिटी नहीं मिली है। और ये अगर वो पुराने वाले पे अगर उस पर भी चले जाएं तो उसको भी जो है ना वो अट्रैक्ट करता है, शायद पनिशमेंट का केस बनता है। इसमें ये कोई दो राय नहीं हो सकती। अब उसमें सिर्फ टेक्निकलिटीज़ जो है ना वो तलाश की जा रही हैं या हो रही हैं। एक टेक्निकलिटी ये है कि क्योंकि ट्रायल इन एब्सेंशिया, अगर ट्रायल इन एब्सेंशिया है तो वो खुद नहीं आए हैं, ट्रायल इन एब्सेंशिया।
अगर वो कहते हैं कि जी अपना राइट ऑफ फेयर ट्रायल नहीं मिला तो आप नहीं आ रहे, तो फिर आप क्या करते हैं? अब आप उसके अंदर मेरे ख्याल में अदालत ने ये भी कहा है कि 6 दफा उनको मौका फराहम किया गया था, मगर 6 दफा फिर उसके बाद उनको कहा कि आप वीडियो लिंक पे आ जाइए, उस पे भी उन्होंने वो फिर जाके उसके बाद लेट गए। अच्छा। जाके बिस्तर पर लेट गए जाके, फिर उसमें अगर आपका कंडक्ट ही है, देखिए एक दफा वो आए हैं, उनके ऊपर कई केसेस थे, जिसमें ये लाल मस्जिद वाला केस था, जिसमें नवाब अकबर खान बुगटी वाला केस था, ये हाइट्रिजन वाला केस था, जितने भी केसेस थे, बेनजीर भुट्टो वाला केस है, बेनजीर भुट्टो वाला केस है, जितने भी केसेस थे, आपका कंडक्ट ये है कि आप किसी एक दफा भी अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे। एक दफा मैं ख्याल टोटल इन सारे केसों में शायद एक दफा इसी केस में शायद पेश हुए। बाकी बदकिस्मती की बात यह है कि वो पेश नहीं हुए और रिक्विटल हो जाती रही है। नवाब अकबर बुगटी वाले केस में पेश नहीं हो रहे हैं और वो इसको इन एब्सेंशिया इक्विट कर रहे हैं। जब एब्सेंशिया में आप इक्विटल ले रहे हैं, तो एब्सेंशिया में जब आपका कंडक्ट ये है, जब आप जानबूझ के पेश नहीं हो रहे, जब आपका वकील भी पेश हो रहा है, फिर एब्सेंशिया भी नहीं रहती है। अच्छा, मगर शॉर्ट ऑर्डर में जिस तरह के अली जफर साहब कह रहे हैं कि शॉर्ट ऑर्डर के अंदर आप सजाए मौत आपको नहीं देनी चाहिए थी, आपको तफसीली ऑर्डर का वेट करना चाहिए था। नहीं, अली साहब और बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि चूंकि ये स्पेशल कोर्ट है, गो कि इसमें सारे हाई कोर्ट के जजेस हैं, मगर ये हाई कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तो करती है कि रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर ऑन बाय शॉर्ट ऑर्डर, जो भी उन्होंने वो करना होता है, मगर ये इस तरह से नहीं कर सकते थे। मगर तीनों जो है ना, वो तीनों जो इसमें जजेस हैं, वो सारे हाई कोर्ट के जजेस हैं, और वही जाहिर है वो हाई कोर्ट के जजेस की तरह अगर उन्होंने उसको शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस किया, रीजनिंग 1-2 दिन में आ जाएगी। ऑर्डर जो है वो तो वही रहेगा, ठीक है, सिर्फ जो ना उसकी रीजंस आना बाकी है, तो रीजंस जो ना वो आ जाएंगे 1-2-4 दिन में। इरफान कादिर साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? यहाँ पे कामरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि अगर आप एब्सेंशिया में इक्विटल दे सकते हैं तो फिर आप उनको सजा क्यों नहीं सुना सकते? और ये जो ट्रायल इन एब्सेंशिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 6 दफा तो मौका फराहम किया गया है जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को कि आए और अपनी बात करें, और स्ट्रिक्ट टू सेंसर ट्रायल इन एब्सेंशिया भी नहीं, क्योंकि काउंसिल पेश हो रहे हैं। जी, और काउंसिल भी पेश हुए हैं। ये बात भी आज अदालत में कही गई है कि जी आपके काउंसिल के थ्रू आप रिप्रेजेंटेड है। इरफान कादिर साहब, इस सारे फैसले में और इस सारे प्रोसेस में जिसके तहत ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं, इसमें इतने बेसिक लीगल एरर्स हैं जिसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस या कोई बहुत दकीक कानूनी नुक्तों की जरूरत नहीं है। अली जफर साहब ने जो बात की है वो कमरान मुर्तजा साहब ने गालिबन उसको नहीं फॉलो किया, और वो थोड़े से कमरान मुर्तजा साहब आर्टिकल 13 की तरफ जा रहे हैं। तो मैं भी अली जफर साहब की तायीद में ये कहूँगा कि इस पे आर्टिकल 13 का कोई ताल्लुक नहीं है। वो गालिबन कमरान मुर्तजा साहब का चूंकि वो परसेप्शन जेन में आर्टिकल 13 था, तो इसलिए उन्होंने ऐसी बात की है। आर्टिकल 13 का दूर दूर का ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है, इस चीज़ का ताल्लुक आर्टिकल 12 से है, और आर्टिकल 12 बहुत क्लियर है। वो कहता है कि नो एक्ट शैल बिकम एन ऑफेंस if at the time when it was committed it was not an offense. So therefore अली जफर साहब ने जो बात की है वो सिर्फ अली जफर साहब की अपनी जाती राय नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये मैंडेट है। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है उनको शॉर्ट ऑर्डर में अगर उन्होंने वजाहत नहीं की और अब लॉन्ग ऑर्डर जब लिखने बैठेंगे तो श्योरली इस चीज़ को अगर वो एड्रेस करते हैं तो हो सकता है कि ये जो आज उन्होंने कन्विक्शन किया ये कल एक्विटल में तब्दील हो जाए, तो हमारे प्रोग्राम से भी बेनिफिट वो ले सकते हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन पे रिलाई कर रहे हैं। और वो जो दूसरी बात कमरान मुर्तजा साहब की है वो ये मेरे ज़हन से निकली है। कमरान साहब आप थोड़ा सा वजाहत करेंगे ताकि मैं उस पर भी आपको क्लैरिटी के साथ बात कर लूं। एक्विटल हो गया एब्सेंशिया, उसकी बात कर रहे हैं आप कि अगर एक्विटल हो सकता है एब्सेंशिया के अंदर तो फिर आप सजा क्यों नहीं सुना सकते एब्सेंशिया के अंदर? और एब्सेंशिया वो कहते हैं कि है नहीं ना, क्योंकि उसके अंदर तो उनके वकील पेश होते रहे हैं, 6 दफा उनको मौका भी फराहम किया गया। मुझे याद आ गया मैंने क्या कहा, 6 साल चढ़ा बयान के लिए 6 दफा मौका मिला, जरा हुई है सारी जगह। जी मैं बता दूं, वो जो दूसरी बात थी वो ये थी कि ये जो कमरान मुर्तजा साहब फरमा रहे थे कि जी वो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं पहले शॉर्ट ऑर्डर आता है फिर लॉन्ग ऑर्डर आता है, और ये जो हायर कोर्ट्स हैं वो ये कर सकते हैं। वो बात उनकी ठीक है कि कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन उनमें से भी अक्सर केसेस जो है कंट्रोवर्शियल हैं। यहाँ पे आप डेथ सेंटेंस देने जा रहे हैं जी, तो डेथ सेंटेंस एक इतनी बड़ी पनिशमेंट है, ये क्राइम है कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये अनथिंकेबल है कि अभी आपने सारा ऑर्डर ही नहीं लिखा, अपना माइंड पूरी तरह अप्लाई नहीं किया
और किसी को आप एक्सट्रीम सेंटेंस दे दें, ये इतनी बड़ी गलती है कि इससे तो ये ट्रायल जो है ये बिल्कुल विशिएट होकर खत्म हो जाता है, सारा ये फैसला भी खत्म हो जाता है। मगर मुझे ये बताइए कि इरफान कादिर साहब, क्या मुशर्रफ साहब जो है अगर वो मुल्क से बाहर रहते हैं तो वो रिव्यू में जा सकते हैं? अपील में बिल्कुल। अपील कौन से फोरम पर जाएंगे? जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, कामरान साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अच्छा हाँ उसमें जा सकते हैं वो, और वो किसी को ऑथराइज कर सकते हैं और वो कह सकते हैं कि वो बीमार है, और यहाँ से लोग जाके चेक भी कर सकते हैं कि वो बीमार है कि नहीं है। सो इसमें कोई ऐसी, मेरा मतलब है कोई टेक्निकलिटीज रास्ते में नहीं आएंगी उनके कि वो अपील में नहीं जा सकते। और इन एनी केस गवर्नमेंट ने भी इस पे काफी एक्सेप्शन लिया है, और गवर्नमेंट भी मेरा ख्याल है सारे प्रोसेस को चैलेंज करने वाली है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये अब अपील में जाएंगे कामरान साहब, और ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड जो इरफान कादिर साहब ने बात की? जी, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 है, और ये इसमें अपना इरफान कादिर साहब मेरे बड़े भाई हैं, मोहतरम भी है मेरे लिए, मगर ये मेरा ख्याल है अथोराइजेशन से नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स ये कहते हैं कि पहले सरेंडर करना पड़ेगा, कन्विक्ट है ये, तो जो कन्विक्ट है उसको पहले सरेंडर करना पड़ेगा। और अगर कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पेसिफिकली लिख दिया कि उनको गिरफ्तार किया जाए पर्सुएंट टू दिस जजमेंट, तो फिर लाजमी उनको वो करना पड़ेगा। अगर ये नहीं लिखते तो कि उनको कस्टडी में लिया जाए, फिर शायद थोड़ा सा एक गुंजाइश निकलती है मामूली सी, अदरवाइज उनको सरेंडर उनको पहले पाकिस्तान आना पड़ेगा, गिरफ्तारी देनी होगी, और फिर आप जा सकते हैं अपील के अंदर। एक और तरीका भी है किसी एम्बेसी को जो है ना जेल डिक्लेयर कर दें, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी टेरिटरी होगी, और उधर जाके वो सरेंडर कर दें और उसमें वो कस्टडी में चले जाए, और देन जो है ना फिर वहाँ से जाके वो कस्टडी में होंगे ना, फिर वहाँ से वकालतनामा अटेस्ट करवा कि उसको जेल अपना जो एम्बेसडर होगा या डिप्टी एम्बेसडर होगा उसको जेल सुप्रिटेंडेंट भी डिक्लेयर कर दें। अच्छा, तो वो तो अगर उनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है। अली जफर साहब, एक और बात भी की गई कोर्ट के अंदर, और ये कहा गया कि जी प्रोसिक्यूटर की तरफ से उन्होंने कहा जी हम स्कोप बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि हम एक नई चार्जशीट लाना चाहते हैं शौकत अजीज साहब के खिलाफ, जो साबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है अब्दुल हमीद डोगर के खिलाफ, जो साबिक लॉ मिनिस्टर है जाहिद हामिद साहब, उनके खिलाफ हम लाना चाहते हैं चार्जशीट। तो जिसके ऊपर जो जस्टिस करीम थे उन्होंने कहा कि क्या हुकूमत चाहती है कि ये केस जो है डिले हो जाए, और उन्होंने कहा कि अगर आप 3 लोगों को सस्पेक्ट करना चाहते हैं तो फिर उसके अंदर जो उस वक्त की हुकूमत थी उसके खिलाफ भी आप मुकदमा बनाएं, और जो उस वक्त की साबिक काबीना थी और जो कोर कमांडर थे वो भी इसके अंदर शरीक होते हैं, क्योंकि स्कोप जब आप बढ़ाते हैं तो इसके अंदर सब आ जाते हैं, गवर्नर्स भी, और इस इमरजेंसी के ऑर्डर में लिखा हुआ है जी। तो उसके लिए अलग आपको केस पे दर्ज करना पड़ेगा, उन्होंने ये कहा। जी अली जफर साहब। जी देखें, ये बड़ा एक अहम नुक्ता है, लेकिन जिस तरह ये एप्लीकेशन दी गई, मेरा ख्याल है वो शायद जिस पॉइंट तक पहुंचना चाहते थे नहीं पहुंच सके। मैं आपको वजाहत करता हूं कि होना क्या चाहिए था, ये गलती कहां से हुई। बात है, आप जब हाई ट्रीजन की बात करते हैं, हाई ट्रीजन के आप आर्टिकल 6 पढ़ें तो उसमें 2 शिके हैं। उसकी आर्टिकल 6 का पहला पोर्शन है और दूसरा पोर्शन है, और वो ये कहते हैं कि आपका जो ऑफेंस, जब ट्रीजन का किसी के खिलाफ हाई ट्रीजन का जुर्म आप प्रोसिक्यूट करने जाते हैं, उसका ट्रायल करने जाते हैं, तो जितने लोग मुलव्विस हैं उस ट्रीजन में वो उन सब को आप साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हाई ट्रीजन का ऑफेंस मंतकी तौर पे ऐसा है कि वो अकेला शख्स नहीं कर सकता। वो उसमें हाई ट्रीजन में जब आप बगावत की बात करें, जब कंस्पिरेसी की बात करें, तो आपके साथ बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, और ट्रीजन में आप ये नहीं कर सकते कि आप एक शख्स को उठा के कहें कि ये सोल पर्पस, ये सोल बंदा है। तो इसके अंदर तमाम लोग जो एडेड एंड अबेटेड हैं तो ये वो आ जाते हैं उस जुमरे में। जी अच्छा जी, आप देखें ना, एक जब अगर मैं आपके खिलाफ इल्जाम लगाता हूं कि आपने किसी को बेनिफिट दिया है, जो पावर है उसको अब्यूज करके, उसको गलत इस्तेमाल करके किसी को आपने कोई फायदा दिया है, लेकिन जिसको फायदा दिया है उसको मैं आगे ना लेके आऊं, सिर्फ आपके खिलाफ केस चलूं, तो वो केस नहीं चल सकता, क्योंकि जो ऑफेंस है, जो जुर्म है, उसके 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें 2 लोग शामिल हैं, वो जिसका फायदा किया और वो जिसने गलत अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। और प्रोसिक्यूटर की प्ली ये थी कि 2014 की पिटीशन के मुताबिक शौकत अजीज साहब ने मुशर्रफ साहब को कहा था कि आप इमरजेंसी लगाएं, मगर वो दोनों बाहर बैठे हुए, तो करें क्या? उनका केस ही शुरू हुआ जी मुनीर, जो केस ही शुरू हुआ
वही गलत तरीके से शुरू हुआ था। चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक शख्स के खिलाफ, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू कर दिया केस, ये सोचे समझे बगैर कि जब आप कंस्पिरेसी का केस बनाते हैं तो फिर आपको पहले ये इन्वेस्टिगेशन करनी है कि कंस्पिरेसी किस किस ने की और फिर आप उसको प्रोसिक्यूट करते हैं। ना इस केस में इन्वेस्टिगेशन हुई। इरफान कादिर साहब, आज हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान ने फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो मशीर इतलात हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डिफेंड किया मुशर्रफ साहब के केस को, डिफेंड किया गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को। आप अटॉर्नी जनरल खुद रह चुके हैं, लोगों का ये कहना था, नाकदीन का ये कहना था कि ये शायद उनको जेब नहीं देता था, इसलिए चूंकि वो अटॉर्नी जनरल हैं, पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल हैं और माजी के अंदर मुशर्रफ साहब के वकील भी रह चुके हैं, इसी ट्रीजन केस के अंदर मुशर्रफ साहब की को डिफेंड कर चुके हैं, तो शायद ये मामला ठीक नहीं था। आप कैसे देखते हैं इसको? देखें जी, ट्रीजन मैटर जब पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में आया था और ये इशू उठा था कि जनरल मुशर्रफ ने क्या ट्रीजन किया या नहीं किया, क्या सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन इशू करनी चाहिए वफाकी हुकूमत को कि वो ये कंप्लेंट लॉन्च करे कि ना करे, तो सबसे पहले मुझे अदालत ने ये बुलाया था और मैंने तो बिल्कुल जनरल मुशर्रफ के बारे में दो टोक अल्फाज में कहा था कि ये केस नहीं बनता और ये अटॉर्नी जनरल पे लाजिम है कि अगर वो समझे कि कोई भी प्रोसिक्यूशन पब्लिक इंटरेस्ट पे नहीं हो रही या कोई प्रोसिक्यूशन नहीं बनती और उसके फैक्ट्स ऐसे हैं कि इनको लोगों को प्रोसिक्यूट ना किया जाए, तो अटॉर्नी जनरल की सबसे पहली ड्यूटी ये है कि ही मस्ट कम आउट विद द ट्रूथ और वो देखे कि व्हाट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। और उसमें वो बिल्कुल ये नहीं देखना उसने कि अदालत जो है किसकी साइड पे है या किसकी साइड पे नहीं है। अटॉर्नी जनरल इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू हिज लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिज ओन कॉन्शियंस। इसलिए अगर वो कॉन्शियंस के मुताबिक अनवर मंसूर साहब ने ये बात की है तो फिर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अगर इन फर्दरेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन है या वो अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन है। बल्कि मैंने तो जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को कोर्ट ने कहा था हम प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं तो मैंने कहा, मेरा ख्याल है हमें प्रॉब्लम हो रही है कुछ आवाज के हवाले से। नाज़रीन, इधर छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद एक और तफसीली फैसला आया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, उसके पर भी बात करनी है वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और एक और फैसला आया है, तफसीली फैसला आया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में और फैसले में लिखा गया है कि अगर पार्लियामेंट आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के हवाले से कानून साजी नहीं करती तो वो 6 माह के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। ये भी लिखा है सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में कि अगर पार्लियामेंट आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से कानून साजी में नाकाम हो जाती है तो सदर वजीर आजम की हदायत पर एक हाजिर सर्विस जनरल आर्मी चीफ तैनात कर देंगे। अब हम यह है कि अब पार्लियामेंट को आइन के आर्टिकल 243 है उसमें तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए या कि उनको एक सादा अक्सरियत चाहिए, ये एक सवाल उठाया जा रहा है। चूंकि अगर 2/3 अक्सरियत चाहिए तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास नहीं है। इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जनाब आबिद हसन मिंटो साहब क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर तो आइन का कोई भी हिस्सा किसी तरीके से भी बदलना हो और उसमें तब्दीली लानी हो तो फिर तो तरीका वही है जो आइन के अंदर लिखा हुआ है और वो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो पूरी पार्लियामेंट की होनी ज़रूरी है। वो सिर्फ एक अकेला नेशनल असेंबली का हाउस नहीं कर सकता। तो आपकी राय के अंदर ये जो ऑर्डर आया है और जो तफसीली ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर कानून बनाना है पार्लियामेंट के अंदर तो उनको 2/3 अक्सरियत ही चाहिए होगी या कि सिंपल मेजॉरिटी से मामला हल हो जाएगा, या इसके अंदर 2 राय आएगी कि नहीं 2/3 अक्सरियत चाहिए और दूसरी तरफ आएगा कि जी सिंपल मेजॉरिटी, और जो हुकूमत है वो सिंपल मेजॉरिटी का फायदा उठाते हुए सिंपल मेजॉरिटी के जरिए ही कर लेगी? हाँ, मेरा ख्याल ये है कि वो कोशिश तो ये करेंगे कि जो सबसे आसान रास्ता है वो इख्तियार किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि यह आइनी और कानूनी एतबार से दुरुस्त नहीं होगा, इसमें 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी। आप अपनी बात को मजीद और एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि क्यों इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी? देखिए, चूँकि जो भी वो तब्दीली करना चाहते हैं वो महज एक आर्मी एक्ट की किसी सेक्शन के नहीं करना चाहते या कोई किसी सब
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की नहीं करना चाहते। वो एक ऐसी तब्दीली करना चाहते हैं जिसका आइन के अंदर बाज़ाब्ता जिक्र है। फ़ौजें किसने बनानी है ये आइन में लिखा हुआ है, फ़ौज का सरबराह कौन होगा ये आइन में लिखा हुआ है, फ़ौज के सरबराहों की क्या टेन्योर ऑफ सर्विस होगी वो आइन के शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। और ये सारी बातें जो हैं इनमें से अगर कोई चीज़ भी तब्दील करनी पड़ेगी तो वो आइन को तब्दील करना पड़ेगा ना। तो आइन को तब्दील करने के लिए तो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर काम नहीं चल सकता। कामरान मुर्तज़ा साहब, आबिद हसन मिंटो साहब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, कह रहे हैं कि आपको किसी सब सेक्शन को तब्दील नहीं करना, आपने बाकायदा आइन को तब्दील करना है। उसमें ऐसा है कि मेरा अपना व्यू ये था और है भी, आज भी है कि ये जो आर्मी चीफ वाला मामला जो डील होता है 243(4) के नीचे होता है, क्योंकि इसके अलावा कोई जगह नहीं है मदर डॉक्यूमेंट में या उसके बाद सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में। मगर जो अब फैसला आया, तफसीली फैसला आया है, उसमें उन्होंने इसको 243(3) के साथ अटैच कर दिया। 243(3) में ये लिखा हुआ है प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू लॉ मेंटेन द मिलिट्री, और उसके बाद एक्स्ट्रा। तो उन्होंने कहा कि जो सब्जेक्ट टू लॉ है ये वो एक्ट ऑफ कोर्ट या वो जो सिंपल मेजॉरिटी वाला है। तो अब इस फैसले की रूह से उन्होंने जो इंटरप्रेट किया है, गो कि ये अदलिया का हक है कि वो तशरीह करती है दस्तूर की भी और बाकी कवानीन की भी, उन्होंने इसको 243(3) के साथ जो है ना वो टैग कर दिया। उस फैसले के साथ एहतराम है हमें, मगर स्टिल जो है मेरा व्यू ये है कि जब एक अलग से आर्मी चीफ को डील करने के लिए अलग आर्टिकल मौजूद है तो जो कुछ होना है वो 243(4) के नीचे होना है, और उसमें अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। टेनोर कहीं पे मौजूद नहीं है, एक्सटेंशन लिहाजा आईनी तरमीम है और 2/3 अक्सरियत चाहिए। 2/3 वो गो के फैसला उनको ये हक दे रहा है कि सिंपल मेजॉरिटी से फैसले फैसले से। अली जफर साहब, फैसला कामरान मुर्तज़ा साहब की ओपिनियन है कि फैसला हक दे रहा है कि आप सिंपल मेजॉरिटी से करें, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट आबिद हसन मिंटो साहब कहते हैं कि आपको पेरेंट लॉ को, आइन को तब्दील करना है, टेन्योर ऑफ द आर्मी चीफ की बात करनी है तो आपको फिर आइन में तरमीम करनी होगी, लिहाजा 2/3 अक्सरियत चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? आप तो बात कर रहे हैं रिव्यू में जाने की, मगर क्या पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे भी कि नहीं? जी देखें, जहां तक तो शॉर्ट ऑर्डर जब आया था शुरू में, तो उस वक्त एक अभाम था, एक कन्फ्यूजन थी कि क्या आइन में तरमीम करने की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन जो तफसीली फ़ैसला आया है उसके बाद मेरा ख्याल है ये कंट्रोवर्सी, ये डिस्प्यूट या कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है। उस जजमेंट को पढ़ा है मैंने, 2-3 बार पढ़ा है। बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है उसमें कि जो आर्मी चीफ की सर्विस के रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो टेन्योर की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो चूंकि कानून में नहीं लिखी हुई, कि कोई आर्मी एक्ट में किसी किस्म की उसकी प्रोविज़न नहीं है दी गई, इसलिए रीअपॉइंटमेंट जो हो रही है आर्मी चीफ की वो गैर कानूनी है, वो कानून के बगैर है। हम 6 महीने का टाइम दे देते हैं। जी बिल्कुल, वो फैसला हमने पढ़ के भी सुनाया कल, आपकी राय चाहेंगे बिलखुसूस इसके ऊपर कि 6 उसमें लिख दिया है फैसले में कि 6 महीने में आप आर्मी एक्ट में कोई तरमीम कर लें, यानी कि आपको आइन की तरमीम की जरूरत नहीं है, आप आम कानून को, आर्मी एक्ट को तरमीम कर लें। और उसका तरीका बड़ा आसान है। नेशनल असेंबली में सबसे पहले तो मेरा राय अपनी ये है कि हुकूमत को जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको साथ लेके इस पे चलना होगा, और उम्मीद यही है कि इस इशू पे किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है पॉलिटिकल, तो कानून बड़े आराम से हो जाएगा पास। लेकिन अगर किसी वजह से अपोजिशन कहती है कि हमने इसको सपोर्ट नहीं करना बिल को, तो फिर नेशनल असेंबली में पीटीआई की मेजॉरिटी ऑलरेडी है। अगर सेनेट इसको बिल को नहीं भी पास करती तो नेशनल असेंबली 2 बार सेनेट के पास भेज सकती है, और तीसरी बार अगर सेनेट फिर भी नहीं मानती तो फिर वो कानून बन जाएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए मुझे कोई मुश्किलात नहीं नजर आ रही। Now that's an important point. That's a very important point. अटॉर्नी जनरल साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल साहब इरफान कादिर साहब, जिस तरह के अली जफर साहब कह रहे हैं कि सिंपल मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असेंबली में है, 2 बार उन्होंने सेनेट में भेजा, अगर सेनेट ने नहीं पास किया तो वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा।
आप इसको कैसे देखते हैं? चूंकि आबिद हसन मिंटो साहब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, इस मुल्क के बहुत बड़ा नाम है, वो ये कहते हैं कि नहीं जी, आपको आईनी तरमीम करनी होगी, जिसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। आप टेन्योर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सारी जो खदोखाल है वो आप इस फैसले के तहत आप उसको डिटर्मिन करेंगे। देखें जी, इस पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर आप सामने रखें तो उन्होंने साफ तौर पे बात की है कि कानून साजी होगी इस मामले में। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कानून साजी जो है ये आपने मेजॉरिटी के साथ करनी है या आपने ये कानून साजी जो है वो 2/3 के साथ आइन में तरमीम करनी है। इस चीज को उन्होंने पार्लियामेंट पे छोड़ दिया है। अब होना क्या चाहिए ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और जब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी तो कौन कौन सी चीजों को वो मलूज़ खातर रखेगी, तो उसमें वो देखेगी कि बहुत सारे आइन में जो टेन्योर्स प्रोवाइडेड है वो क्या आइन में प्रोवाइडेड है या कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन में प्रोवाइडेड है। फॉर एग्जांपल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर 5 साल का है, वो आइन में ही प्रोवाइडेड है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का 4 साल का है, वो आइन ही में प्रोवाइडेड है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तो नहीं है ना, तो इसीलिए वो ये बात कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यही मैं कह जी, मैं समझ रहा हूं आपकी बात जी, आप ठीक कह रही है ना। अब चूंकि आइन खामोश है और ये खिलाफ पुर करना है, तो ये खिलाफ पुर करेंगे ना ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉजी ऑफ अदर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आइन में 2 तरह की अपॉइंटमेंट्स हैं, एक वो जिनके टेन्योर दिए हुए और एक वो जिनके टेन्योर नहीं दिए हुए। अब अटॉर्नी जनरल का नहीं दिया हुआ, वहां पे कहा गया दी अटॉर्नी जनरल शेल होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बट टू क्लैरिफाई जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए मिसिंग है कॉन्स्टिट्यूशन में। मगर टू क्लैरिफाई आप ये कह रहे हैं कि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं, मैंने बिल्कुल हरगिज ये नहीं कहा, मैंने तो कहा है कि ज्यादा तो अच्छा यही है कि ज्यादा कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग हो, और ज्यादा कंसेंसस ओरिएंटेड जो है वो तो उसी सूरत में होगी कि अगर इस पे आईनी तरमीम हो। अगर आईनी तरमीम ना हो तो फॉर द टाइम बिंग अली जफर साहब ठीक कह रहे हैं, वो हो तो सकता है, लेकिन उस पे चूंकि कंसेंसस उस पाए का नहीं होगा, कल को वो दोबारा सारा कुछ चैलेंज भी हो सकता है और उस पे कुछ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। तो इसलिए आप देखना ये है कि हुकूमत जी ये बात है बस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से एक तफसीली फैसला आया है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मैंने आबिद हसन मिंटो से पूछा, चूंकि ये मामला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि अगर ये पार्लियामेंट के अंदर जाना है तो इसके ऊपर आपने देख लिया कि हमारे जो कानूनी माहिर इस प्रोग्राम के ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने डिबेट की है कि 2/3 अक्सरियत चाहिए या कि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। मगर एक और बड़ा अहम मामला है, वो टेन्योर ऑफ द आर्मी चीफ है। तो हमने माजी के अंदर देखा है कि जनरल जहांगीर करामत ने इस्तीफा दिया, तो अगर टेन्योर आप डिफाइन कर देंगे तो क्या कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस्तीफा दे सकेगा? और दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह नवाज शरीफ साहब ने जनरल मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की कारगिल के केस के अंदर। तो क्या अगर आप टेन्योर डिफाइन कर देंगे तो क्या कोई भी मुंतखब वजीर आजम हटा सकेगा इस आर्मी चीफ को? उसके पर उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फौज के सरबराह के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लिखी हुई। जब फौज का सरबराह बनाना होता है आपने, तो लेफ्टिनेंट जनरल को आप जनरल की प्रमोशन दे देते हैं और उनको जर्नैल के हैसियत से सरबराह फौज बना देते हैं। अब ये जो आपने प्रमोशन कर दी, ये एक ऐसे जगह पे की है, एक ऐसे ओहदे पे की जिस ओहदे का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी नहीं है। सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशन जर्नैलों की लिखी होंगी लेकिन इनकी नहीं लिखी हुई। ये एक मामला बिल्कुल साफ है कि आप ये जब करेंगे तो फिर उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। तो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एन आर्मी ऑफिसर हु इज रेज्ड टू द ऑफिस ऑफ जनरल एंड बिकम्स द कमांडर इन चीफ ऑफ द चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ द आर्मी, वो चूंकि स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके बारे में कुछ भी लिखा जाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर हो नहीं सकता, और अगर वो नहीं हो सकता तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी जरूरी है। कामरान मुर्तज़ा साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ, मगर फैसला मेरे और मिंटो साहब के मुताबिक नहीं है। फैसले में उन्होंने सिंपल मेजॉरिटी के लिए उन्होंने 243(3) के साथ अटैच कर दिया। हम 243(4) की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के लिए चूंकि
आर्मी चीफ को उन्होंने पर्टिकुलराइज कर दिया, उन्होंने अलग कर दिया, और उसके लिए 243(4) की बात हुई है, उसमें उनके अलाउंसेज और सैलरी की बात कर दी है, सदर तय करेंगे। तो यहाँ भी टेनोर या एक्सटेंशन या उसको निकालने का तरीका 243(4) में होना चाहिए। उन्होंने उठा के उसको 243(3) में कर दिया, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है ना वो आर्मी मेंटेन करेगा सब्जेक्ट टू एनी लॉ, सब्जेक्ट टू लॉ, और वो सब्जेक्ट टू लॉ में फिर आर्मी एक्ट है। फिर जी अली जफर साहब, क्योंकि आप वकला तहरीक में भी शामिल थे, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? मंटो साहब का तो ये भी कहना था कि इस फैसले ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरमीम करें और कॉन्स्टिट्यूशन वापस पार्लियामेंट को दी है। आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखें, ये फैसले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कोशिश की कि कोई कानून ढूंढा जाए जिसके तहत एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, एक्सटेंशन वगैरह की बात की हो। एक एक शिक देखी आर्मी एक्ट की कि उसमें कोई ऐसी प्रोविज़न मिल जाए, लेकिन वो उनको नहीं मिल सकी। और जो उन्होंने नोटिफिकेशंस उस वक्त देखी हुकूमत की तरफ से, उसमें कभी अपॉइंटमेंट की बात थी, कभी नहीं, मगर मैं तो कानून से हट के आपसे बात पूछ रही हूँ, सियासी बात। क्या अब पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है और एक अपॉर्चुनिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वापस जो है उसको डिफाइन करें, बात करें? हैज इट एम्पावर्ड द पार्लियामेंट एक्चुअली दिस पर्टिकुलर वर्डिक्ट? जी, तो वही मैं बता रहा था कि वो फिर ये सारा जब देखा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट खुद तो कानून साजी कर नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चूंकि कानून नहीं है, इसलिए फिर हम पार्लियामेंट की तरफ भेजते हैं कि वो फैसला करें कि उन्होंने कानून बनाना है कि नहीं बनाना, और अगर बनाना है तो उसमें क्या शिकें रखनी है, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ये अच्छा हुआ है। तो अब जी मेरा ख्याल है पार्लियामेंट सुप्रीम है हमारे आइन में, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है। बदकिस्मती से देखा हमने ये है कि पार्लियामेंट को अपनी ताकत का ही नहीं पता कि हमारे पास कितनी ताकत है, तो हमेशा उनको याद कराना पड़ता है कि आपके पास ये ताकत है, आप सुप्रीम बॉडी हैं, आप कानून साजी कर सकते हैं, तो आप कानून साजी करें। ये बात तो दुरुस्त है। तो ये मेरा ख्याल है अच्छी बात है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो पार्लियामेंट ही सुप्रीम कहते हैं जी, क्योंकि लोगों ने अपना मैंडेट दिया होता है पार्लियामेंट। मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मैं चाहूंगी कि जरूर आपसे रिमार्क्स ले लूं इस मामले के ऊपर, खासतौर पर इसके पॉलिटिकल फॉल आउट पे। जी